इशारा मिलते ही वो फ़ौरन उठकर शाह साहब के सामने पहुंच गया। शाह साहब ने बूढ़े पर बैठने का इशारा किया। सारम बूढ़े पर आकर बैठ गया। शाह साहब, मैं माफ़ी का ख्वाहिशमंद हूँ। आपने दरवाजे की हिफाजत का हुक्म दिया था। आपने फरमाया था। मियाँ 1 मिनट ठहरो। शाह साहब ने यकदम इसे बात करने से रोक दिया। फिर उन्होंने गर्दन मसनद की तरफ मोड़ी जिस पर गाँव तकिए रखे थे। वो बगौर सफ़ेद चादर की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था कोई मसनद पर बैठा हुआ है और वो दिल ही दिल में इनसे मुखातिब हो रहे थे। कुछ देर तक बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा चादर यूं ही देखते रहे। बाद में उन्होंने फिर रुख फेरा और सारम के चेहरे पर नज़रें जमा दी और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। भाई, पहली बात तो ये कि हमने किसी को तुम्हारे घर नहीं भेजा। वो चोर था जो कुछ चुरा कर ले गया है। इससे इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उल्टा अजाब में मुब्तला होगा। अलबत्ता इसने हमारा अमल ज़रूर तबाह किया है। सारम को बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने अभी ज़ुबान खोली ही नहीं थी। शाह साहब ने इसकी ज़ुबान बंद कर दी थी और जो कुछ वो बताना चाह रहा था वो सारम को अंदाज़ा हो गया था कि शाह साहब को पूरी वारदात का इल्म पहले ही हो चुका है। सारम को पहले इसरार पर शुबा था, अब यकीन हो गया था। वो झूठ बोलकर इसके घर में दाखिल हुआ था। वो इस जादूगर को अपने साथ लाया था जो यहाँ से कोई चीज़ चुरा कर यहाँ से ले गया और कोई वजाहत नहीं दे सका। शाह साहब, वो चोर कौन था? मेरे घर से क्या चुरा कर ले गया? सारम ने हिम्मत करके पूछा। वो चोर उस पुरस्कार घर में आया था जो कि वो खुद भी इसरार के साथ था। अकमुल अरमारूफ बाबा कंबल। वो तुम्हारे घर से एक गिद्ध पकड़ कर ले गया है। हमारा इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं गया, वरना तुम्हें अकेले में तनबीह कर देते। खैर, अब ये वारदात हो गई है, ताला खुल गया है, दरवाज़ा भी खुल गया है। हमारी बांधी हुई मखलूक आज़ाद हो गई है। हमारी हफ्ते भर की मेहनत ज़ाया हो गई है। अब मियाँ बताओ क्या करें? हम 75 साल के हो चुके हैं। पढ़ना इतना ज़्यादा पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है और हम जो कुछ करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं, वरना हम इस चोर को ज़रूर मज़ा चखा देते। शाह साहब ने तासुफ से कहा। ये सब इधर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसरार ने ऐसा क्यों किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सारम को एकदम गुस्सा आ गया। इसरार को जादू सीखने का शौक़ है। वो अपने शौक़ के हाथों मजबूर है। इसका ग्रोह नुकसान उठाएगा, बचेगा इसरार भी नहीं। तुम्हें किसी झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं, जल्दी तुम्हारे सामने सब कुछ आ जाएगा। अच्छा मियाँ, अब तुम चलो, अभी हमें बहुत से लोगों से बात करनी है। शाह साहब ने फैसला किया। सारम फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शाह साहब से क्या बात करे। इसमें कोई शक नहीं था कि शाह साहब ज़ईफ़ थे। उन्होंने अपनी उम्र 75 साल बताई थी। इस उम्र के लोग बिस्तर पर होते हैं, जबकि उन्होंने इसलिए खासा अफ़ाल करके रखा था। इसकी बदकिस्मती थी कि फिर भी लोग इसके घर में आए और इसके घर को ही लूट कर चले गए। अच्छा शाह साहब, मैं चलता हूँ। वो बूढ़े से उठकर खड़ा हो गया। हाँ मियाँ जाओ। शाह साहब बोले। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आप हमारे घर तशरीफ़ लाए और इस शरी मखलूक से निजात दिलाने की पूरी कोशिश की। अगर हम लोगों की किस्मत में होता तो कामयाबी भी मिल जाती। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बेशक मियाँ, बेशक। शाह साहब ने बड़े यकीन से कहा। शाह साहब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सारम बहुत मोतबाना अंदाज में इनके सामने सर झुकाए उल्टे कदमों दरवाजे से बाहर निकल गया। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। इसके दिल पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी। वो थके थके अंदाज में अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। शाह साहब इस मामले में अब कुछ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपना हाथ उठा लिया था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा था। ये सब कुछ किया धरा इसरार का था। इसरार पर सारम को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इसका जी चाह रहा था कि वो जाकर इसका मुंह तोड़ दे। वो दो मुतज़ाद कैफियत में फंस गया था। घर पहुंचा तो सारा इसका चेहरा देखते ही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि क्या मामला है, और मामला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर गया था। वो 7 साल से सारम के साथ थी। इन 7 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सारम घर में हंसता बोलता दाखिल ना हो। मुस्कुराया तो खैर वो आज भी था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जिससे उदासी साफ जाहिर हो रही थी। सारा इसे देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गई और सीधा बेडरूम में वो चला गया था। बेडरूम में जाकर बैठ गया था। सारा ने दरवाजे पर खड़े होकर इसकी तरफ गौर से देखा। सारा ने पलट कर दोबारा देखा तो सारम के चेहरे पर गुस्सा था। वो खामोशी से सारम के साथ बैठ गई। इसके कंधे पर दोनों हाथ रख के करीब हो गई। मुझे तुम इस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, सारा ने मोहब्बत से कहा। चलो फिर मैं किसी ब्यूटी पार्लर चलता हूँ तुम्हारे साथ, सारा ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। वो क्यों? सारा ने इसके कंधे पर थोड़ी सी एक थप्पड़ लगाया। ताकि कोई मुझे सजा सवार दे और तुम्हें अच्छा लगने लगूँ, सारम बोला। तुम कहो तो मैं ये आराइश व जमाल यहीं पर बुला लेती हूँ, सारा ने हंसकर कहा, ताकि वो तुम्हारा चेहरा संवार दे और तुम्हारा दिल भी संभाल ले। यार तुम कितनी अच्छी हो, जल्दी से फ़ोन करो। सारम के चेहरे पर
यकायक चरागां हो गया। एक बात बताओ सारम, मर्द को दूसरी औरतों में इतनी कशिश क्यों महसूस होती है? सारा ने हंसकर पूछा। यार, ये भी किसी मर्द से पूछना, सारम ने जवाब दिया और बात को गोल कर दिया। तुम भी तो मर्द हो ना? वो चिढ़कर बोली। नहीं, मैं शोहर हूँ, और इस दुनिया का कोई शोहर अपनी बीवी के सामने ये नहीं बता सकता कि इसी दूसरी औरतें क्यों अच्छी लगती हैं। सारम को बिलाकर जवाब देना पड़ा। इसका मतलब है कि हर शोहर को दूसरी औरत अच्छी लगती है। सारा ने अपने लहजे में दोबारा से एक मानी इख्तियार किया। अरे सारा, तुम तो संजीदा ही हो गई। सारम ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें हर शोहर दूसरे शोहर से मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता हंसते तो सभी हैं और सारे शोहर घर हंसकर ही आते हैं। हाँ, ये बात तो दुरुस्त की है। दूसरी औरत के मामले में सारे शोहर यकसा ही होते हैं। अच्छा चलो, तुम अपने शोहर की बात करो। तुम्हारा शोहर दूसरी औरतों के मामले में कैसा है? मोहतरम, मैं अब आपको क्या बात कहूँ, आपको बात बुरी ना लग जाए। वैसे एक बात ज़रूर है, वैसे मेरा जो शोहर है ना, वो बहुत निराला है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा ने इसकी बात को एक चुटकी में उड़ा दिया। सारम, साफ साफ कहो ना, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? सारम ने गुस्से से कहा। यार, बीवी को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और शोहर को इतना भी नहीं होना चाहिए। सारा ने हंसकर कहा। अच्छा छोड़ो, देखो तुम्हारा मुंह ठीक कर दिया ना मैंने। अब बताओ शाह साहब से क्या बात हुई थी? सारा, क्या बताऊँ, बस यूँ समझ लो कि शाह साहब का अमल तबाह हो गया है। इनकी मेहनत ज़ाया हो गई है। सारा, तुम्हें मालूम है वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? सारम ने पूछा। हाँ, क्या करने आए थे? सारा भी संजीदा हो गई। वो यहाँ से गिद्ध पकड़ने आए थे, एक गिद्ध पकड़ कर ले गए हैं। सारम ने बताया। चलो अच्छा हुआ। सारे गैर मुतवक्का तौर पर खुशी से बोली। यहाँ एक ही गिद्ध था, वो पकड़ कर ले गए। किस्सा पाक हुआ। हमारी इस मनहूस से जान छूटी। सारा, काश ऐसा होता। इस घर में एक गिद्ध नहीं, बकौल शाह साहब के यहाँ पूरा कबीला आबाद है, और वह सही कहते हैं। ये बात हमारे तजर्बे में भी है। इस दिन छत पर कितने सारे गिद्ध थे। फिर आज इन लोगों के जाने के बाद तमाम जो गिद्ध थे वो खुद ब खुद जीने के दरवाजे से कैसे उड़कर बाहर चले गए। हाँ सारम, तुम सच कह रहे हो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सारा ने ताकीद करते हुए पूछा। फिर अब शाह साहब क्या करेंगे? सारा, शाह साहब ने अब इस काम से माजरत कर ली है। वैसे भी वो ज़ईफ़ आदमी है, 75 साल के हैं, और वो कहते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत दोबारा नहीं कर सकता। सारम ने कहा। फिर तफसील से सारम ने वहाँ का हाल बताया। सारा बागौर पूरी बात सुनती रही। सारा पूरी बात सुनकर वो बोली। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर को क्या होगा? अरे क्या होना है, वो जादूगर बनने के चक्कर में है। ज़रा मुझे मिल तो जाए, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, सारी जादूगरी भूल जाएगा। सारम ने यकदम गुस्से में कहा। अरे छोड़ो सारम, हमें इससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जब्बार भाई को इसका कारनामा ज़रूर बता देना। सारा ने मशवरा दिया। हाँ, मैं इससे बात ज़रूर करूँगा, सारम ने कहा। सारम ने जब्बार को इसके छोटे भाई के बारे में पूरी तफसील बता दी। जब्बार बड़ा हैरान हुआ। अलबत्ता इतना ज़रूर मालूम था कि वो पीरों फ़कीरों के चक्रों में रहता है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका शौक जुनून इख्तियार कर गया है। अच्छा यार, मैं इससे बात करता हूँ, जब्बार ने इसे तसल्ली देते हुए अंदाज में कहा। लेकिन जब्बार इससे बात करने का मौका ना मिला। इस दिन के बाद वो घर पलट कर आया ही नहीं। अब इसने बाबा कम्बल के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। वो इसका बाकायदा शागिर्द हो गया था। जब्बार ने अपनी बीवी महनाज को इसरार के बारे में सब कुछ बताया तो वो अपने देवर की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। इसने सारा को फ़ोन कर बात की। सारा भाई, सॉरी, मैं इसरार की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब्बार अलग शर्मशार है। अरे नहीं महनाज, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। जब्बार भाई का और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर तो नहीं है, बहरहाल तबाही फैलाने वाला मेरा देवर है, मेरे शोहर का छोटा भाई है। पता नहीं कब वक्त किन चक्रों में पड़ गया है, पता नहीं कहाँ है। इस दिन के बाद वो घर भी नहीं आया। लगता है बाबा कम्बल के साथ ही कम्बल हो गया है, महनाज ने गुस्से से कहा। अल्लाह रहम करे इसके हाल पर। सारा ने इसकी बात को ख़त्म करते हुए कहा। महनाज, किसी दिन आओ ना हमारे घर, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई। तुम तो हमारे घर आती ही नहीं हो। हाँ वाकई तुम ठीक कह रही हो, महनाज ने इकरार किया। भाई मेरा भी यही ख्याल है। इस घर में इसके आने के बाद दोबारा मैं कोई पार्टी रखूँगी और फिर तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। सारा बोली। कोई बात नहीं, मैं बगैर पार्टी के ही आ जाऊँगी। महनाज ने हंसकर कहा। सारा बीबी इधर आए, खाला सज्जो ने अचानक दरवाजे से नमूदार होकर कहा। अच्छा ना महनाज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम ज़रूर आना। ये कहकर सारा ने रिसीवर रख दिया और खाला सज्जो से मुखातिब होकर कहा। क्या हुआ खाला बीबी, कोई ड्राइंग रूम की छत पर तो नहीं है? खाला सज्जो ने खबर सुनाई। खाला सज्जो, क्या हुआ है तुम्हें? ड्राइंग रूम की छत के ऊपर तो बेडरूम है ना? सारा बोली। सारा बीबी, ड्राइंग रूम में चलो, ऐसा लग रहा है कि कोई भारी हथौड़ों से छत को तोड़ रहा है। खाला सज्जो ने कहा। आओ बीबी जल्दी आओ। अब सारा खाला सज्जो के साथ फ़ौरन से ड्राइंग रूम में पहुंची। खाला सज्जो ठीक ही कह रही थी। ड्राइंग रूम की छत के ऊपर भारी हथौड़े बरस रहे थे। यूँ लग रहा था कि बहुत जल्दी
چھت ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا۔ وہ سہم کر باہر نکل آئی۔ سارم گھر پر نہیں تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ سارم صبح کا گھر سے گیا ہوا تھا اور آج اس کو رات 12 بجے ہی گھر آنا تھا۔ اس کے ڈرامے کی کوئی شوٹنگ چل رہی تھی۔ یوں تو وہ 7-8 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن آج کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ ایک آرٹسٹ بیرون ملک سے جا رہا تھا، اس لیے اس کو 4 سین آج ہی کروانے تھے اور اس نے آج ہی شوٹنگ ختم کروا کر سکون کا سانس لینا تھا۔ سارم تو سکون کا سانس لینے کے لیے مصروف تھا، لیکن ادھر سارا کا سکون پوری طرح سے لٹ چکا تھا۔ ڈرائنگ روم کی چھت سے کچھ اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے اس کے اوپر کچھ 10-12 مزدور چھت کو توڑنے میں مصروف ہیں۔ بہت زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً گھر سے باہر بھی سنائی دے رہی ہوں گی۔ اوپر کے بیڈ روم کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ اس دروازے کو شاہ صاحب نے ہی بند کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دروازہ اور زینے کا دروازہ وہ خود آ کر کھولیں گے، لیکن وہ دروازہ تو کھل گیا، لیکن بیڈ روم کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ اسرار کی وجہ سے دوسرا دروازہ کھل گیا تھا دوسرے دن ہی، لیکن بیڈ روم کا دروازہ آج بھی بند تھا۔ سارا اور سارم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ اوپر جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ دروازہ کھلنے کے بعد سارا زینے سے اچھی طرح دھلوا دیا تھا، تب کہیں جا کر بدبو ختم ہوئی تھی۔ زینے کے اوپر کا دروازہ بھی بند تھا۔ اب سارا اور خالہ سجو نے چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح اوپر کا بیڈ روم شاہ صاحب کی آمد کے بعد مکمل طور پر بند پڑا تھا۔ اسرار اور بابا کمل نے ایک گدھ کو پکڑ کر لے جانے کے بعد گھر میں بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی کچھ ہو جائے گا۔ شاید اس شرری مخلوق نے یہ بات اچھی طرح سے طے کر لی تھی کہ اس گھر کے مکینوں کو زیادہ دیر سکون کی سانس نہیں لینے دیں گے۔ سارا نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں لاؤنج میں ایک طرف آ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ دونوں کے چہرے فکر مند تھے۔ سارا سوچ رہی تھی کہ سارم کو اس نئی واردات کی اطلاع دے دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارم ابھی ڈسٹرب ہو۔ سارم اپنا کام بہت زیادہ یکسوئی اور شدت سے کرتا تھا۔ اسے اطلاع دینے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ذہنی طور پر منتشر ہو جائے اور دوبارہ سے اس سوچ میں پڑ جائے اور اپنا کام بھی ٹھیک سے نہ کر سکے۔ وہاں پر ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارا نے کچھ دیر کے بعد انتظار کیا۔ جب مکمل خاموشی چھائی رہی تو خالہ سجو مخاطب ہو کر بولی، خالہ میں تو کہتی ہوں کہ ہم اوپر چلیں۔ ارے بی بی کیا ہوا ہے تمہیں؟ خالہ سجو گھبرا کر بولی، اوپر جا کر دیکھتے ہیں، کہیں منحوس ہماری چھت ہی نہ توڑ ڈالیں۔ سارا نے بڑے اطمینان سے کہا، بی بی صاحب گھر پر نہیں ہیں اور ہم اوپر نہیں جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا خالہ، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ سارا نے گردن اکڑا کر کہا، جانتی ہوں بی بی تم بہت بہادر ہو۔ سارا بی بی میں تمہارے حوصلے کی داد دیتی ہوں، ورنہ کوئی بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ خالہ سجو نے حقیقت بیان کی، دیکھو خالہ آج میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اوپر بھی نہیں، بی بی چھت پر بھی نہیں۔ خالہ سجو نے ہنس کر پوچھا، نہیں اوپر تو میں اور بات کر رہی ہوں، میں آسمان پر جانے کی بات کر رہی تھی۔ لو بی بی ایسی باتیں مت کرو۔ خالہ سجو بولی، ہرگز نہیں۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ویسے خالہ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں مرنے سے ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں بی بی میں کیوں ڈروں گی، میں نے کیا کیا ہے؟ خالہ سجو نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ سارا ہنسے بغیر رہ نہ سکی۔ خالہ سجو تم بہت اچھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب اوپر جانے سے نہیں ڈر رہی؟ سارا نے پوچھا۔ تو اور کیا، خالہ سجو نے ایک دم اکڑ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے خالہ چلو پھر ہم اوپر چلتے ہیں۔ ہاں بی بی میں تمہارے ساتھ اوپر جانے کے لیے تیار ہوں، وہ اپنائیت سے بولی۔ خالہ پھر مجھ سے آج ایک وعدہ کرو، تو مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ اچھا بی بی وعدہ، پکا وعدہ، میں تمہیں کہیں بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اوپر والے نے بلایا تو صرف وہیں پر جاؤں گی۔ اب خوش؟ خالہ نے جواب دیا۔ ہاں خالہ یہ بات ٹھیک کی تم نے بی بی، میں نے پہلی دفعہ ایسی عورت دیکھی ہے، تم بہت اچھی ہو، تم میں بہت زیادہ ہمت ہے۔ پھر سارا بہت خوش ہو کر بولی، ہاں خالہ یہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، سارا بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ہمت والی ہوں۔ پھر سارا نے اوپر کے کمرے کی چابی نکالی، وہ دونوں زینے کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ ابھی انہوں نے 5ویں سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ خالہ 1 منٹ رکو، کسی کا فون ہے، سارا نے گھنٹی کی آواز سن کر کہا۔ پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ اتنی دیر میں 4 گھنٹیاں بج چکی تھیں۔ سارا نے CLI سے نمبر دیکھا، سارم کا فون تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ جی سارم صاحب، سارم نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کہا۔ کہاں تھی تم؟ اتنی دیر کیوں کر دی فون اٹھانے میں؟ اوپر جا رہی تھی، سیڑھیوں سے واپس آئی ہوں۔ اس وقت اوپر کیوں جا رہی ہو؟ خیریت ہے نا؟ سارم پتہ نہیں کس قسم کا گھر لے لیا ہے، یہاں خیریت کہاں ہوگی، کیوں کیا ہوا ہے؟ ڈرائنگ روم کی چھت کے اوپر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی سارا چھت نیچے ٹوٹ کر گر جائے گا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سے مزدور ہیں اور وہ مل کر چھت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
मैं तो दहल कर रह गई हूँ। बेवकूफ़ लड़की, मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया? अक्लमंद आदमी, इस बेवकूफ़ लड़की ने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये मज़ीद हिमाकत की तुमने, सारम ने संजीदगी से कहा। बस सारम, मैं सोचती ही रह गई कि क्या करूँ। इतने में आवाज़ें बुलंद हो गईं। चलो शुक्र है, लेकिन तुम ऊपर क्या करने जा रही थी? सारम ने पूछा। देखने जा रही थी कि कहीं बेडरूम का फर्श तो नहीं तोड़ डाला उन्होंने, सारा ने जवाब दिया। ऊपर मत जाना, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा ने तनबीह की। अच्छा तुम घर कब आओगे? सारा ने पूछा। मैं तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन कर रहा था कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मैं घंटे डेढ़ तक घर पहुंच जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत सब भूख लगी है, फिर हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम खाना खा लो अगर तुम्हें भूख लगी है। नहीं जालिम आदमी, मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, सारा ने शिकवे से कहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। तभी सारम ने फ़ोन बंद किया। सारा ने कहा चलो ठीक है, अब मैं सारम के आने का इंतज़ार करती हूँ। और सारा ने ओके बॉस कह के फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो बेडरूम से बाहर निकली तो खाला सज्जो ने जीने वाले दरवाजे के पास खड़े होकर एक नज़र डाली। खाला, ऊपर जाना कैंसिल, सारम घर आ रहे हैं, सारा ने ऐलान किया। अच्छा बीबी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी जान बच गई। और तभी सारा ने किचन का रुख किया। बाबा कंबल के दरवाजे पर एक कार खड़ी थी। ड्राइवर ने उतरकर घर का दरवाज़ा बजाया। कुछ देर के बाद इसरार ने दरवाज़ा खोला। बेगम साहिबा आई हैं बाजी से मिलने, ड्राइवर ने इसरार किया। हाँ बुलाओ, इसरार ने कार की तरफ देखते हुए कहा। ड्राइवर ने वापस जाकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। एक 40-45 साल लशपश करती औरत गाड़ी से निकली और वो सन ग्लासेस लगाकर अपनी पेशानी से उसको हटाकर बड़ी तेज़ी से इसरार की तरफ देखी और ड्राइवर से ये कहने लगी, तुम गाड़ी में बैठो। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने एक नज़र इसरार को देखा और पूछा, बाबा कहाँ हैं? आप अंदर आ जाएं, वो कमरे में हैं, इसरार ने जवाब दिया। वो औरत घर में दाखिल हुई। इसरार ने दरवाजे से बाहर झांक कर ड्राइवर को देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। जब वो वापस पलटा तो औरत बाबा वाले कमरे में दाखिल हो चुकी थी। बाबा कंबल आसन जमाए तख्त पर बैठा हुआ था। इसने अपनी जर्द आंखें ऊपर उठाई और औरत को देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इतने में इसरार अंदर आ गया था। इस औरत ने इसरार को देखकर बाबा की तरफ रुख किया। बाबा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेगम साहिबा, ज़रूर करो। इसरार ज़रा तुम बाहर चलो। बाबा ने इस औरत का मतलब समझ लिया था। इसरार उल्टे कदम बाहर निकल गया और पास वाले कमरे में जाकर बैठ गया। हाँ बाजी, बताएं क्या बात है? इस औरत ने पूछा। बाबा जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी के साथ कोई बात करने आई हूँ। तुम इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद क्यों हो? क्या बात है? बेगम साहिबा, तुम्हें कहा ना फ़िक्र करनी छोड़ दो। इस वक्त मेरे हाथ एक बहुत कीमती चीज़ लगी है। इस बार तुम्हें खाली जाना नहीं पड़ेगा। अब हुक्म करो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे करना क्या है, निस्तो नाबूद करना है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया है, मैं इसे ज़िंदा नहीं देखना चाहती। औरत ने बड़ी सफाकी से कहा। बेगम साहिबा, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, गारंटी के साथ होगा। तुम्हारी सोकन 3 दिन के अंदर उजड़ जाएगी और जो घर तुम्हारा नहीं रहा वो वहाँ पर भी नहीं रहेगी। बाबा कंबल ने इसे यकीन दिलाया। बस बाबा, फिर इसे उड़ा दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मुझे बताओ मैं आपकी क्या खिदमत करूं? औरत ने बाबा की तरफ देखा। बेगम साहिबा, बाबा कंबल जो कहता है वो ज़रूर करता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो जानबूझ कर रुक गया। लेकिन बाबा जल्दी बताएं, औरत ने बेचैन होकर कहा। इसका मकसद इसे और बेचैन करना ही था। ये काम 10-20 हज़ार का नहीं है। बाबा ने बात शुरू की। बाबा जी, मैं 50 हज़ार देने को तैयार हूँ। वो बहुत बुरी औरत है, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो कमीनी चल बसे। औरत ने बड़े जोश से कहा। चल बसेगी, ज़रूर चल बसेगी। इसका काम मैं बड़ी नायाब चीज़ से करूँगा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि मुझे इस काम में तुम्हें 80 हज़ार देने होंगे। बाबा जी, दे दूँगी, लेकिन काम के बाद। 10 हज़ार अभी ले लें, बाकी काम के बाद दूँगी। भरोसे वाली हूँ, धोखा देने वाली नहीं हूँ। बाबा कंबल ने तस्दीक चाही। भरोसे वाली ही हूँ, इस औरत ने बुरे एतमाद से कहा। धोखा नहीं दूँगी। खैर, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा हशर वैसे ही होगा जैसा तुम्हारी सोकन का होगा। बस बाबा कंबल के गुस्से से बचना। बाबा कंबल ने इसे डरा दिया। आप फिक्र ना करें बाबा जी। ये कहकर इस औरत ने अपना बैग खोला और हज़ार के 10 नोट गिनकर बाबा की तरफ बढ़ाए। इसरार, बाबा कंबल ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। इसरार आवाज़ सुनकर बड़ी तेज़ी से अंदर आया। जी बाबा। इसरार, बेगम साहिबा से पैसे ले लो। बाबा कंबल ने इसको हुक्म दिया। इसरार ने इस औरत से पैसे ले लिए। 10 हज़ार हैं, बाबा ने कहा। हाँ बाबा जी, 10 हज़ार ही हैं। फिर वो तख्त से उतरकर बोला। बेगम साहिबा, आप बैठो, मैं दूसरे कमरे से कुछ सामान लेकर आता हूँ। आओ इसरार। इसरार के हुक्म पर
اسرار حکم پر غلام بن کر بابا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس عورت نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ 2 منٹ کے بعد بابا کمبل واپس آئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کی پڑیا تھی۔ وہ پڑیا بابا کمبل نے اس انداز میں بند کی ہوئی تھی جیسے اس میں ہومیوپیتھک کی کوئی دوائی بند ہے۔ لو بیگم صاحبہ، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ بابا کمبل نے کہا۔ تمہیں ایسی چیز دے رہا ہوں کہ تمہاری سوکن کا جنازہ ہی اٹھے گا۔ بابا کمبل نے اس پڑیا کو دکھاتے ہوئے کہا، اس پڑیا کو اپنی سوتن کی شلوار کے نیفے میں رکھ دینا۔ یہ کر لو گی نا؟ ہاں بابا، بہت آسانی سے۔ میری ایک پرانی ملازمہ اس کی خدمت پر مامور ہے، اسے دے دوں گی، وہ الماری میں رکھے ہوئے کسی جوڑے کی شلوار کے نیفے میں اس کو ڈال دے گی۔ بس پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ بابا نے خوش ہو کر کہا، بیگم صاحبہ ایک بات کا خیال رکھنا، اس پڑیا کو کھول کر مت دیکھنا۔